नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की बैठक। कहा, कोविड की चुनौती नहीं हुई है खत्म। कोविड टीकाकरण पर जोर और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की है जरूरत। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक फैसले करने में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की है जरूरत। राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी कर जनता को राहत देने का किया आग्रह। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन। चांगलांग के जयरामपुर और ईस्ट कामेंग के पाम्पोली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किए गए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। देश में कोविड की स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके सुझावों पर अमल करते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना पहले प्राथमिकता थी और आज भी यही बनी रहनी चाहिए। लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णय लेने पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में उत्पादक शुल्क में कमी की थी और जिन राज्यों ने वैट की कमी अब तक नहीं की है उन्हें वैट में कमी लाकर जनता को राहत प्रदान करना चाहिए। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में
दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान के तहत देश भर में आज फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 1 लाख से अधिक किसानों से वर्चुअली बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार को किसानों से प्रीमियम राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा फसलों में नुकसान के दावों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा जरूर कराना चाहिए। कि हमारे देश में लगभग 14 करोड़ किसान हैं। 14 करोड़ किसानों में फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचे, यह उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। बीमा एक मॉडल है। सरकार की कोशिश रहती है कि किसान पर प्रीमियम कम पड़े और अगर नुकसान हो तो उसका ठीक मुआवजा किसान को मिल जाए, जिससे कि वो तकलीफ का सामना न करे। और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम गांव में जाते हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, किसान की फसल नष्ट हो जाती है। किसान से मिलते हैं तो वो रोता है, गाता है। अगर हम पूछते हैं कि भाई बीमा कराया था, बोलता बीमा तो नहीं कराया। बीमा नहीं कराया, राज्य सरकार के जो आरबीसी के प्रावधान है उनके अंतर्गत थोड़ी बहुत तो मदद मिल जाती है। लेकिन अगर उस किसान का बीमा होता तो किसी के पास भी हाथ फैलाने की उसको जरूरत नहीं होती। चांगलांग जिले के जयरामपुर स्थित कृषि विकास केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी थीम पर एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक लाइसम सिमाय और सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसानों को प्राकृतिक खेती, फार्म मैकेनाइजेशन सहित अन्य उभरती तकनीकों के बारे में जागरूक किया गया। ईस्ट कामेंग जिले में भी
पाम्पोली स्थित कृषि विकास केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रदर्शनी लगाई गई। किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद हुआ तथा विशेषज्ञों ने किसानों को खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। जिला उपायुक्त प्रवीमल अभिषेक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ईटानगर के DK स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आज समग्र शिक्षा ISSE द्वारा शिक्षकों के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसके अलावा एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। और ये रिव्यू का मीटिंग का इम्पोर्टेंट यही है कि हम कहाँ पे कमियाँ रह गया है, जो हम क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए कि जहाँ पे एक्सेस तक जहाँ तक बात है कि कहाँ पे हमको ज़रूर है और कहाँ पे कमियाँ, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एक्सेस जब तक बात है कि जहाँ पे हमारा टीचर्स लोग को किसे हम लोग प्लेस कर रहा है, हम स्कूल्स में प्रॉपर टॉयलेट दे रहा है कि नहीं है, हम स्कूल्स में पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं है, प्रॉपर हमारा लाइब्रेरीज है कि नहीं, हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, और कंडूसिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर रहे कि नहीं, ये सब गुड और अच्छा से फैक्ट फिगर्स को हम हायर अथॉरिटी को, वो गवर्नमेंट हाईएस्ट अथॉरिटी को हम प्रोग्राम पॉलिसी बनाने के लिए हम प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा दे रहे कि नहीं, वो सबको डिस्ट्रिक्ट को बुलाया है रिव्यू करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC ने वर्ष 2022 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में आगामी महीनों में APPSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तारीखों सहित अन्य आवश्यक सूचनाएं प्रदान की गई है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए प्रस्तावित परीक्षाओं की भी जानकारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में श्री गडकरी ने सीमा सड़क संगठन BRO को निर्देश दिया कि वह NH-15 के चौखम ब्रह्मकुंड वाले हिस्से को NHIDCL को सौंप दे ताकि इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सके। श्री गडकरी ने NHIDCL के इस सड़क का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। 61 किलोमीटर से अधिक लंबा चौखम ब्रह्मकुंड रोड नामसाई, लोहित और अंजाव जिलों को जोड़ता है। उप मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की और मुरकंग सेलेक पासीघाट ब्रॉडगेज लाइन प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का आग्रह किया। पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर नई शिक्षा नीति 2022 के क्रियान्वयन के विषय पर एक दिवसीय प्रिंसिपल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल और डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने अपने संबोधन में कहा कि कॉन्क्लेव में हुई चर्चा से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आवश्यक माहौल बनाने में लाभ मिलेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विकासशील देशों की आवाज है। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु संबंधी समस्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके समाधान का हिस्सा बनना चाहता है और यह एक दिन निश्चित तौर पर होगा। Second is that India is the voice of the developing countries also. As per the India's achievement is concerned, definitely so many ease of doing business steps taken by our government, so many other things taken, steps taken by our government, and we met to the other countries, ministers and all the concerned person. We know that they are ready to invest in India because of the policy, formulation, action, and the destination and the geographical situation. In all these aspects, they are ready to finance in the India, and our government is also doing for ईटानगर राजधानी क्षेत्र पुलिस ने आज नशा मुक्ति केंद्र से सफलतापूर्वक नशे की लत छुड़ाकर वापस लौटे 7 जवानों का अभिनंदन किया। ईटानगर पुलिस की पहल पर इन नौजवानों को गुवाहाटी स्थित NGO रिकवरी वेलनेस सोसाइटी में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया था। कि जो हमारा ड्रग यूज़ का इशू है ईटानगर में, तो उसमें शुरू से मेरा एक कोशिश रहा है कि
जो यूज़ है और जो लड़के लड़कियां जो हमारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम में गए हैं, तो एक तरह से उनके लिए ये एक डिजीज़ भी है। और दिबांग वैली जिला प्रशासन ने अनिनी टाउनशिप में सिंगल यूज प्लास्टिक पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर यह प्रतिबंध 31 जून के बाद लागू होगा। वन्य जीवों खासकर सैलानी पक्षियों के संरक्षण के लिए लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली की फॉरेस्ट टीम नियमित तौर पर जीरो वैली में गश्त कर रही है। लोअर सुबनसिरी जिले के डीएफओ अभिनव कुमार ने एक ट्वीट में उनकी जानकारी देते हुए बताया कि मंडारिन डक, मलार्ड और रूडी शेल डक सहित करीब 50 सैलानी पक्षी गश्त के दौरान देखे गए हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम समाज सेवा के तौर पर विभिन्न स्थानों की सफाई भी करती है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपाबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। कृष्णचंद्र अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।